हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। लेसन 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर बात की जाए नाम की, चैप्टर के नाम की, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, दैट मीन्स इसमें क्लियरली ये बात नजर आ रही है कि हमें जो है यहाँ कार्बन और उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जानना है। ठीक है, तो इसके पहले कि हम कंपाउंड्स के बारे में जाने, हम कार्बन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो जान लेते हैं, जो शायद आप लोग को ऑलरेडी पता भी होगी, बट एक क्विक रिवीजन हम लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कार्बन, तो ये ग्रुप 14 एलिमेंट है, ग्रुप 14 में ये आता है। ठीक है, पीरियड नंबर 2। उसके बाद अगर बात की जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन का मास नंबर जो है वो 12 हो जाता है। 6 + 6 12। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी जो है कार्बन में वो 6 होते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास जो है इसका 12.011 होता है। ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं, ये आप लोगों को पता ही होगी। उसके बाद अगर बात की जाए इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद जो बची नेक्स्ट में हम 4 लिखेंगे। दैट मीन्स जो लास्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स बची हुई हैं वैलेंस शेल में, दैट इज 4, उसकी वजह से 4 VSE होता है इसका। अगर बात की जाए वैलेंसी की, तो आपको पता है वैलेंसी होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लूज या फिर शेयर्ड। एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, लूज करता है या शेयर करता है अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वही होता है उसका वैलेंसी। तो इसमें क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, कार्बन के पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं VSE में, है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 8 होने के लिए 4 की कमी है। बेसिकली क्या होता है, अगर 4 से जो कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं सोडियम का, ठीक है, 2 8, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसका बहुत कम है। इसको लास्ट वैलेंस शेल अपनी पूरी करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इस वजह से क्या करता है, सिंपली देखो, इलेक्ट्रॉन्स को लेने में, गेन करने या लूज करने, दोनों में ही एनर्जी लगती है। तो सोडियम क्या करता है, उसके पास उतनी एनर्जी होगी नहीं उस एटम के पास, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब बच गया ये वाला, तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सोडियम अपना पूरा कर लेता है। मैग्नीशियम 2 होता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ये तो बात हुई मेटल्स की। अगर नॉन मेटल्स की तरफ हम बढ़े, जिनमें कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, इनके पास तो एक्स्ट्रा है, मान के चलो। ठीक है, जैसे क्लोरीन का होता है 17, मतलब 2 8 7, ये हुई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट में देखो 7 है, मतलब इसको 8 होने के लिए सिर्फ 1 की कमी है। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी इसको लगानी पड़ेगी। उसके लिए इजी होता है कि ये किसी मेटल से जो भी इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर रहे हैं, किसी एक से जो है 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, और 1 इलेक्ट्रॉन लेके जो है अपने आप को 8 कर लेता है, लास्ट शेल में ऑक्टेट पूरा कर लेता है। मतलब कि अगर 4 से कम हो तो वो डोनेट कर देते हैं, अगर 4 से ज्यादा हो तो वो उतने गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, जितनी की कमी होती है। लेकिन जो हमारा कार्बन है बेचारा बीच में फंस गया। तो 4 वाले में अगर बात की जाए कार्बन की, तो कार्बन जो है ना देता है ना लेता है, ये सोचता है मैं बीच का रास्ता निकालता हूं, मैं शेयर कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन क्या करता है, वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। और जब भी कोई कंपाउंड, कोई बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो बेसिकली कार्बन जो है यहाँ पे वो आपका कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए इसकी वैलेंसी की, तो इसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट हो जाती है, बिकॉज इसके पास 4 है। ये देगा या लेगा, 4 ही इसको देना है या लेना है या शेयर करना है, वही होती है वैलेंसी। तो क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर करता है, तो टेट्रा मीन्स 4, तो इसकी जो वैलेंसी है वो टेट्रा वैलेंसी हो जाती है। अब कुछ तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हम जानेंगे कुछ छोटी छोटी मोटी बातें अपने कार्बन के बारे में। ठीक है, राइटिंग मेरी हिंदी की अच्छी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले मैंने लिखा है बैकबोन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन जो है इट इज द बैकबोन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आपने पहली बार सुने होंगे, तो मैं यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन दे देती हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना है इस ईयर, फुल जो है डिटेल में आपको नहीं जानना है। तो देखो बेसिकली होता क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन, तो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को ही जो है हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये क्या है भैया, तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब कार्बन, मतलब वो कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं, जैसे कि CH4
सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है मीथेन, है ना, CH3, जितना लगा लो, मतलब ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह की जो भी कंपाउंड्स है ना, उन्हीं को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो इनसे जो डेराइव होके आता है, इनसे जो निकल के आते हैं। अब कैसे इनसे निकल के आएंगे, तो देखो, तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका मतलब होता है कि जो डिराइव होके आए हैं, मतलब जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हैं, उनसे बन के आए हैं, उनसे निकल के आए हैं। तो कैसे निकलते हैं, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये मीथेन है ना, तो इसमें 4 हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, अब ये हाइड्रोजन जो है इसको हमने निकाल दिया, और इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया, फ्लोरीन ऐड कर दिया, या OH ग्रुप ऐड कर दिया, है ना, एनीथिंग, तो CH3Cl ये हो गया। तो ये देखो इससे डिराइव हो गया, इसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा क्लोरीन भी है। हो सकता है कि सारे हाइड्रोजन को हटा के जो है CCl4 बन जाए, है ना, लेकिन ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से डिराइव होकर आया है। तो इस तरह के डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और इसको हम पूरा अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन की वजह से ही, जो उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से ही जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल हो पाए। और 1 2 4 5 नहीं होते हैं, दे आर इन नंबर, मतलब लाखों करोड़ों अरबों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अनगिनत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसकी वजह से जो है हमने मजबूर होकर कार्बन के लिए अलग से जो है वो केमिस्ट्री बना दी है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है सिर्फ हम कार्बन, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन इस वजह से बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट, एक यूनिक उसका प्रॉपर्टी है, इतने सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स वो फॉर्म कर पाता है। ठीक है, अभी तक जो है 118 एलिमेंट्स है पूरे प्रोडक्ट टेबल में, लेकिन इतने ज्यादा कंपाउंड्स जो है वो किसी के नहीं बनते। अकेला कार्बन के जितने कंपाउंड्स है वो एक तरफ, और बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स एक तरफ, तब भी कार्बन जीत जाएगा, इतने सारे कंपाउंड्स ये बनाता है ना। दिस इज द रीजन कि हम इसको अलग से पूरा एक चैप्टर हमने डोनेट किया है इसको सम्मान देने के लिए। अब देखो, तो ये सारी चीजें जो है वो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, अल्कोहल वगैरह, सारी चीजें जो है वो किससे बनती है, कार्बन से बनती हैं। उसीलिए इसको बैकबोन कहा जाता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये बैकबोन है, बिकॉज विदाउट कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए फ्यूल्स की, तो मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स, जितने भी फ्यूल्स है, वुड, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, ये सारी जो फ्यूल्स हैं, इनका जो मेन कॉम्पोनेंट होता है, मेन एलिमेंट होता है, वो कार्बन होता है। कार्बन से ही जो है मिलके बहुत सारी फ्यूल्स हमारी देखने बनती हैं, जिनको हम यूज करते हैं। द लास्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पूरी बॉडी, इनफैक्ट हम हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सबके सब का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो कार्बन से ही मिलके उनकी बॉडी तैयार होती है। ठीक है, दिस इज द रीजन कि कार्बन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाता है। तो अब हम चलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में, कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोवलेंट बॉन्डिंग, जैसे मैंने भी बताया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है बनती है कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो कार्बन क्योंकि उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शेयरिंग जो है कोवलेंट बॉन्ड आपको लवाइस डॉट स्ट्रक्चर से बताना है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है आपको कंपाउंड्स के लिखने आने चाहिए। तो अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लिखते कैसे हैं, जो कोवलेंट बॉन्डिंग है ना उसकी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंपलेस्ट से, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो अब ये जो हमारा हाइड्रोजन कंपाउंड है, ये बेचारा कंपाउंड जो है ना बड़ा दुखी रहता है। क्यों? बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होना है, ये स्टेबल तो है नहीं एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये घूमते घूमते पहुंचा अपने जैसे एक और हाइड्रोजन के पास, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। दोनों ने क्या किया, दोनों ने बोला कि अभी काम करते हैं, हम दोनों जो है आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, अपनी उदासी दूर कर लेते हैं। तो इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अपना जो है ड्यूएट पूरा कर लिया, डबल इलेक्ट्रॉन्स को, और इस हाइड्रोजन ने भी इसको लेके जो है अपने ड्यूएट को पूरा कर लिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में ऐसे बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके जो है एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और ये जो है अपने आप को स्टेबल कर लिया इन लोगों ने। ठीक है, अब सेम समस्या जो है बेचारे हमारे ऑक्सीजन के साथ भी आई। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, 6 इसके और 6 इसके, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। तो कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए हमें जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 है, हमने इन्हें लिख दिया। अब इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ले लिया और अपना जो है ऑक्टेट पूरा कर लिया। इस ऑक्सीजन ने भी कहा भैया मुझे भी शेयर करने दो, फिर
दोनों मिल बांट के खाते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बना, मतलब डबल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो 2 बॉन्ड बने, इसी को हम डबल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं नाइट्रोजन की। ये बोला मैं पीछे क्यों रहूं, मैं जो है दुखी क्यों रहूं अकेला, सब जो है शेयरिंग कर रहे हैं, तो क्या मेरे लिए कोई नहीं बना शेयरिंग करने के लिए, तो नाइट्रोजन ने कहा मैं हूं तुम्हारे लिए, है ना। तो इस नाइट्रोजन ने इसके ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स लेके अपनी बॉन्ड जो है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पूरी कर ली। इसने कहा मुझे भी दो, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। यही है आपकी कोवैलेंसी लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स को जो है जितने की कमी है उतने की शेयरिंग कर दो, इस तरह से गोला गोला बना के। अंडे बनाने आने चाहिए बस आपको, आड़े तेरे अगर अंडे बनाने आते हैं इस तरह से जो है डॉट डॉट, आप इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से भी दिखा सकते हो, क्रॉस से भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, इट्स अप टू यू, आपकी विश है। लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर, इसलिए यहाँ पे डॉट यूज किया। आप क्रॉस भी दिखा सकते हो, आपके बुक में क्रॉस दिया हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, कुछ भी दिखा दो, है ना। वहां पे जैसे तारा बना दो, स्टार बनाने आता हो तो स्टार बना लो, है ना। लेकिन कुछ ज्यादा आड़ी तेरी ड्रॉइंग मत करना, ड्रॉइंग करते रह जाओगे और एग्जाम जो है पेपर हाथ से निकल जाएगा। सिंपल, जो आपको इजी लगे। ठीक है, अब बात किया, ये तो होमो कंपाउंड्स हो गए, सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में जुड़े। अब जरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में जुड़ के कैसे बॉन्ड बनाते हैं ये हम देखते हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल मैं लेती हूँ मीथेन, जो भी आपको मैंने पढ़ाया ना, CH4 मीथेन। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों की जो इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड है वो अलग अलग है। हाइड्रोजन को, चारों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। टेट्रावैलेंसी है ना कार्बन की, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सिंगल है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो कार्बन को बीच में बिठा दो। इसको बना दिया हमने बीच का बंदर, बीच का बंदर बन गया। अब देखो, अब कार्बन के जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है ऊपर नीचे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हमने सजा दिया, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो है एक एक हाइड्रोजन भी लिख दो आप ऐसे, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम्स को जो है आप इस तरह से डॉट से दिखाओ। ठीक है, अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, हाइड्रोजन के कौन से हैं, इसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप ऐसे डॉट से दिखा दो। अब डॉट से दिखाया, अब इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसी कार्बन ने जो है इस हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसी कार्बन ने जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और इसके साथ भी एक शेयरिंग की। ठीक है, और इसके अलावा जो है इस हाइड्रोजन ने भी तो शेयरिंग की, इसके साथ एक की शेयरिंग की, इस हाइड्रोजन ने भी एक शेयर किया, इसने भी एक शेयर किया। घोटाला हो गया ना, ओहो इतना बड़ा घोटाला। इसको जरा क्लियर करके हम समझ लेते हैं। समझ लो, तुम लोग कहीं गया होगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी मैडम की खराब है। सारे इलेक्ट्रॉन्स को ना कार्बन एक सर्कल के अंदर ले लेते हैं। कार्बन ने इन चारों के इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया और अपना बॉन्ड जो है स्टेबल कर लिया। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक बॉन्ड इनके बीच में, एक इसके, एक इसके, एक इसके बीच में। 4 बॉन्ड कार्बन ने बना ली, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। इस हाइड्रोजन एक ये लिया, इसने एक ऐसे लिया, इसने एक ऐसे लिया, इसने एक ऐसे लिया, बन गया लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। सिंपल, इजी, कुछ भी नहीं करने का था इसमें, हो गया। अब देखो, अब आपने लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर लिख दिया, इसमें से कोई भी एक जो है आपसे पूछ सकता है, हो सकता है कुछ और भी पूछ ले। अगर आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पता है एटम्स के, तो आप लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो बहुत इजीली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इजी ट्रिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, कुछ यूनिक नेचर है जो इसको जो है सबसे हटके बनाता है, जरा हटके कर देता है इसको। तो वो क्या है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की कैटिनेशन। नाम बड़ा स्टैंडर्ड ना, कैटिनेशन। और ये कैटिनेशन होता क्या है, तो देखो कैटिनेशन होता है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच कार्बन जो है अपने साथ ही बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो बना सकता है। कोवैलेंसी है ना, तो अपने साथ ही जो है कार्बन कार्बन शेयर कर करके बहुत लंबी चौड़ी चेन बना सकता है। अब आप पूछो कि ग्रुप 14 में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सबके 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बाकी कोई इलेक्ट्रॉन्स, कोई एटम्स जो है वो क्यों नहीं बना सकते हैं। तो सिलिकॉन वगैरह जो है वो भी बनाते हैं खुद के साथ बॉन्ड, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है। वो 8 सिलिकॉन जो है आपस में 8 साथ ही 8 कंबाइन हो सकते हैं, उससे ज्यादा वो कंबाइन नहीं हो सकते, प्लस वो अनस्टेबल भी होते हैं। लेकिन कार्बन जो है, कार्बन 60, कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाएंगे, 120 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाएंगे, और वो एक स्टेबल एटम, एक स्टेबल कंपाउंड जो है वो बना पाता है आपस में भी ज्वाइन होके। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी बाय विच, है ना, कार्बन एटम्स combines forms a bond with another carbon atom is called catenation। ठीक है,
कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है, कितने नंबर ऑफ लंबी से लंबी चेन 100-200 कार्बन की भी चेन जो है वो आराम से बना सकता है कार्बन कार्बन जुड़ जुड़ के। बाकी ये प्रॉपर्टी किसी और एटम में आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रोडक्ट टेबल में, अब भी तो नहीं मिलेगा भैया। उसके बाद बात की जाए टेट्रा कोवेलेंसी, ये भी किसका बड़ा अच्छा नेचर है कि टेट्रा कोवेलेंसी बनाता है और बहुत ज्यादा स्टेबल कर लेता है अपने आप को। इस वजह से भी जो है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हमने एक केमिस्ट्री अलग कर दी कार्बन के नाम पे, जो है हमने केमिस्ट्री का नाम रख दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स है मैंने आपको जस्ट बताया क्या होते हैं वो, तो हाइड्रोकार्बन्स और उनकी डेरिवेटिव्स। जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और या फिर उनके डेरिवेटिव्स, ये हाइड्रोजन हटके है जो दूसरे दूसरे एटम्स वगैरह लग जाते हैं, दूसरे दूसरे चीजें लग जाती हैं, फंक्शनल ग्रुप, उनके साथ मिलके जो है हम पूरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इतने सारे बनते हैं। अब इतने सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी होती है उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, 11 से तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, यहाँ हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एकदम इतू सा पढ़ेंगे जितना आपको समझ में आए, ठीक है। लेट मी क्लीन इट। देखो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको बेसिकली हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स में उनको कैटेगराइज किया जा सकता है, लेकिन सिंपल आप अभी इस बेसिस पे समझो कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कंपाउंड्स के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है, उसके बेसिस पे हमने इसे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड मतलब कि सारे सिंगल बॉन्ड एकदम स्टेबल, सब कुछ जो है बराबर बराबर मिला है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूं, ब्यूटेन का एग्जांपल ले लो। तो इसमें क्या है, कार्बन, ब्यूट मतलब 4 होता है, तो कार्बन कार्बन 4 और सबके साथ एक हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि कार्बन को जो है अपने एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, है ना। देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, इसके भी 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। अब जहां जहां बॉन्ड है वहां हाइड्रोजन लगा दो। तो अगर आपने ध्यान से इसमें देखा तो हर कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। कैसी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो वैसा कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के बीच में, सारे कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिख लो, हाइड्रोकार्बन। क्यों हाइड्रोकार्बन लिखा, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हमें दिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहां हम बात करें तो यहां है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है तो अब जरा देख लेते हैं। अब देखो जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पे कार्बन कार्बन, ठीक है। अब इनकी बॉन्ड्स पूरी कर दो, तो कार्बन इस कार्बन को 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ तो कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन को ध्यान से देखो, एक बॉन्ड ये रही, 2 बॉन्ड ये रही, तो मतलब इसको एक ही हाइड्रोजन और चाहिए। इस कार्बन की भी 2 बॉन्ड ये रही, 1 बॉन्ड ये रही, 4 बनानी, तो एक और, इसकी 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है 2 कार्बन के बीच में जो है एक डबल बॉन्ड आया, तो इस तरह के जो है हम इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे अगर इस कार्बन के बीच में, तो ये एक और हाइड्रोजन भी हट जाता है ना, एक इधर से और 3 इधर से, इसकी भी एक इधर 3 इधर, ये बन गया आपका अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, उनको हम कहते हैं एल्केन, एल्केन, ठीक है। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है। अब जो डबल बॉन्ड वाले थे हमारे, है ना, जो डबल बॉन्ड वाले थे उनको हम कहते हैं अल्कईन। क्या कहते हैं, अल्कीन, एल्कीन कहते हैं इन्हें। अब जितने भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम कहते हैं एल्काइन, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये जो है हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए सिंपल, इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो अब अल्केन का भी एक फॉर्मूला होता है, अल्कीन का भी फॉर्मूला होता है, अल्काइन का भी फॉर्मूला होता है, जिसको हम होमोलोगस सीरीज में पढ़ते हैं, ठीक है। उसको थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। उसके पहले अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो देखो क्या हो रहा है, कार्बन की भी एक और यूनिक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना भूल गई, तीसरी नंबर प्रॉपर्टी डाल लो, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या हो रहा है, इतना जो है देखो बाहर बादल गरज रहे हैं ना, और बारिश हो नहीं रही है, सो हॉट टुडे,
सो आइसोमेरिज्म में जो है वो होता क्या है कि कार्बन जो है ना, जो आपस में कंपाउंड बन रहा है ना, वो एक से ज्यादा तरीके से जुड़ सकता है आपस में। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल इसका देती हूँ, जैसे कि मान लो कि ब्यूटेन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ना, सी सी सी, एक सिंपल सा एग्जांपल है ब्यूटेन का, है ना। ब्यूटेन, एन क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे। तो देखो ब्यूटेन को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ब्यूटेन में बेसिकली है क्या, 4 कार्बन है ना, और 10 हाइड्रोजन है, C4H10, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। अब C4H10 को आपने ऐसे तो अरेंज कर दिया, इसको आप एक और तरीके से अरेंज कर सकते हो। कैसे अरेंज कर सकते हो, ये देखो, ये अब देखो 3 बॉन्ड तो इसकी हो गई, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 4 कार्बन है, 1 2 3, और एक कार्बन को यहां लगा के मैंने बीच वाले के साथ लगा दिया ऐसे कार्बन। तो अब इस कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी करनी है, तो एक इधर से हाइड्रोजन लगा देते हैं, बाकी 3 कार्बन। याद रखना, जब भी कार्बन की कोई भी बॉन्ड खाली होती है ना, जो भी जहां भी खाली कार्बन मिलकर है, वहां पे हाइड्रोजन फ्री में चिपक जाता है उसके साथ, ठीक है। तो हमने इस कार्बन के साथ 3 कार्बन तो लगाए थे, अब एक जगह खाली था तो हाइड्रोजन फ्री फोकट में इसको मिल गया। अब इस कार्बन के भी देखो, इस कार्बन के हमें जो है 4 बॉन्ड्स बनानी है, तो एक तो बनी हुई है, तो 1 2 3 क्या लगाएंगे फ्री फोकट में, हाइड्रोजन फ्री का होता है, इसके साथ भी हाइड्रोजन फ्री का लगा दो। अब जरा कार्बन तो हमने काउंट कर लिया, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब जरा हाइड्रोजन काउंट करो, इसके 3 3 6 3 9 1 10, तो C4H10। तो C4H10 का एक ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है और एक ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, तो इसी चीज को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। जब नंबर ऑफ जो एटम्स है वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम एक से ज्यादा तरीके से बना सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ में आई बात। तो कार्बन की ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो और ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स जो है शेप साइज के बना पाता है। तो आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो जरा, अब बात की जाए अगर आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म की वजह से जो है डिफरेंट चेन, ब्रांचेस और रिंग्स वगैरह जो है वो बनती हैं। मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम अलग अलग तरीके से जब अरेंज कर देते हैं तो वो डिफरेंट शेप जो है वो ले लेती है, स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। तो याद रखो, आइसोमेरिज्म जो है ना वो हमेशा 4 कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 3 कार्बन कंपाउंड की तुम आइसोमेरिज्म करोगे कैसे, मुझे जरा बताओ। ये 3 कार्बन है, इसको कैसे लिखोगे, इस कार्बन को हटा के अगर ऐसे भी लिखोगे तब भी सेम है, इस कार्बन को हटा के अगर इधर लिखोगे तब भी वही चीज है ना। तो मिनिमम आपको जो है वो 4 कार्बन चाहिए होती है इस तरह से ब्रांचिंग वगैरह करने, मतलब कि आइसोमेरिज्म के लिए 3 कार्बन से जो है वो ब्रांचिंग नहीं हो सकती है। तो 4 कार्बन से हम ब्यूट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो है मैं आपको नॉमेनक्लेचर बता ही दूं यहाँ पे। तो देखो अभी मैंने बताया था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है ना। तो देखो जब भी किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड हो तो इन लगाते हैं, ट्रिपल हो तो आइन लगाते हैं। अब ये जो एल्क है ना, अल्क की जगह हम चेंज करते रहते हैं। अल्क की जगह हम किससे चेंज करते हैं, तो अल्क की जगह हम चेंज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि अगर कार्बन एटम 1 है, सिंगल कार्बन एटम के लिए हम लिखते हैं मिथ, है ना, मिथेन, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन है तो हमेशा इसमें सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। मिथेन का मिथीन, मिथाइन नहीं होता है, सिर्फ मीथेन होता है। तो एन लगा दो तो मिथ एन, ठीक है। अगर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन जितने भी हो छोड़ो हमारा बोली, कार्बन एटम अगर 2 है और बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हुआ इथेन। क्या हुआ, है ना। कार्बन एटम अगर 3 है तो मिथ इथ प्रोपेन, अगर 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो सेप्टेन, ठीक है। 4 5 6 7 8 है तो ऑक्टेन, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब दूसरे से शुरू करते हैं, इथेन से, क्योंकि इसमें तो सिंगल एक ही कार्बन है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता है। अब अगर एक कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इथेन का इथीन हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेन का प्रोपीन हो जाएगा, अगर ट्रिपल है तो प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। इसका ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटीन, पेंटाइन, है ना, पेंटीन शैम्पू भी होता है, हेक्सीन, हेक्साइन, सेप्टीन, सेप्टाइन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। समझ में आ रही है बात।
तो ये हो गया आपका सिंपल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब अगर बात की जाए चेन वगैरह की, मान लो चेन जो है चौथे कार्बन से शुरू होता है, तो देखो चेन ये हुआ, अब एक कार्बन जो है 1 2 3 4 5 एक सिंगल गई, अब इधर से इसने जो है एक और चेन निकाल ली, एक और चेन बन गई इधर से, तो ये हो गया चेन। ठीक है, ब्रांचिंग क्या होती है, ब्रांचेस बनाता हूं, जैसे कि ये कार्बन है, इसके ऐसे ब्रांच है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ब्रांचिंग, है ना, मतलब कि ब्रांचेस बढ़ के आगे चल के जो है ना शाखाएं बढ़ जाती हैं कार्बन की, जो सिंगल चेन सीधी चली आ रही है वो सीधी नहीं चलती है, इधर उधर से जो है ब्रांचेस निकल आती है, इसी को हम कहते हैं ब्रांचिंग। बात की जाए अगर रिंग्स की, तो कार्बन जो है आपस में रिंग चेन बनाता है, जैसे कि ये देखो, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, इसने आपस में रिंग बना ली। अब जो बचे हुए बॉन्ड है उनको आप स्टेबल कर दो, जैसे कि 2 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्यों, 6 कार्बन है तो हेक्स, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और साइकिल में है तो साइक्लोहेक्सेन। एक और होता है, जब एक एक हाइड्रोजन इसमें से हट जाएगा ना, 6 हाइड्रोजन है ना, एक एक हाइड्रोजन सब कार्बन से हट जाएगा, तो अंदर जो है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से देखो यहाँ पे, ये जो है जब एक एक हाइड्रोजन हटेगा तो इस तरह से एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड आएगा, और इसको हम कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन। इसके जो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, अगेन बेंजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसके बारे में आप जो है फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो दिस वाज ऑल योर आइसोमेरिज्म। चेन बन गई है ना, समझ में आया, ब्रांचिंग हो गई उसकी, या फिर रिंग बन गई, इस तरह के कंपाउंड जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, स्टार्टिंग में याद करो मैंने बताया था, अभी तक तो हम सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, जहां जहां मैंने जगह छोड़ी है ना कार्बन की, वो सब हाइड्रोजन से भर जाएंगे। तो ये तो हो गया सिंपल हाइड्रोकार्बन। अब उनकी डेरिवेटिव्स, तो मतलब जब हाइड्रोजन हट के, 1 या 2 हाइड्रोजन हट के उसकी जगह हाइड्रोजन के अलावा जब दूसरा कोई हेट्रो एटम लगता है, तो उसी को हम कहते हैं उसका डेरिवेटिव। तो अब क्या क्या लग सकता है, तो सबसे पहले हेलोजन लग सकता है। हेलोजन में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ये ब्यूटेन है। ठीक है, इसकी सारी बॉन्ड्स में हाइड्रोजन है, यहाँ वाली हाइड्रोजन हमने हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा दी, तो अब ये ब्यूटेन ना होके क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। क्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं क्लोरो वर्ड, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अगर ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमीन के लिए हम यूज करते हैं ब्रोमो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। समझ में आ रही है बात, जरा यहाँ पे मैं और देखती हूँ। अब जैसे मान लो कि ये प्रोपेन है, ठीक है, सिंपल प्रोपेन है। अब ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन किस किस तरह से लगता है, तो अगर OH लगा है, ठीक है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन हटा के मैंने OH लगा दिया, तो OH हम यूज करते हैं अल्कोहल के लिए। तो अब ये जो है वो OL यूज करेंगे, तो ये प्रोपेन ना होके प्रोपेनॉल हो जाएगा, E हट के OL लग जाएगा, प्रोपेनॉल। अल्कोहल है एक तरह का, क्योंकि 3 कार्बन के साथ एक OH लगा है, एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह क्या ले ली, OH ले ली, तो प्रोपेनॉल। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए हम लगाते हैं C, एक इधर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड ग्रुप है आपका। कीटोन है, दोनों तरफ से कार्बन के बॉन्ड है, इधर O डबल बॉन्ड O कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्ड O OH, ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये जो है जब अलग अलग चीजें लगती हैं आपके कार्बन एटम के साथ, आपके जो सिंपल एल्केन एल्काइन के साथ जुड़ते हैं, तो वो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है, उसका डेरिवेटिव बन जाता है। तो इतना हो गया, समझ में आया। अब लास्ट जो टॉपिक आपको इस साल पढ़ना है, दैट इज योर होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज होता क्या है, तो जैसे कि अब मैं बात करूं कि 2 एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मैं बात करूं प्रोपेन की, तो C, बाकी जो बॉन्ड्स हैं हमने हाइड्रोजन से पूरी कर दी, है ना, क्योंकि 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ब्यूटेन की, बाकी जगह जो है हाइड्रोजन लग गए। ठीक है, तो देखो ज्यादा क्या हो रहा है, जब भी कोई एक लंबी सी कार्बन चेन हो, कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो या कितनी भी छोटी कार्बन चेन हो, उसके साथ हम एक एडिशनल
फंक्शनल ग्रुप जब ऐड कर देते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे इसको हटा के H को हटा के जो मैंने OH लगा दिया, एल्कोहल ग्रुप लगा दिया, इसमें भी जो है मैंने यहाँ वाले H को हटा के जो है वो OH लगा दिया, है ना। 5 कार्बन के साथ भी किया, 6, 7, 8 कार्बन के साथ जब हमने ऐसा किया तो बेसिकली अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इस हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टीज है वो इस पे ज्यादा डिपेंड कर रही है, एल्कोहल ग्रुप पे। इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अब ज्यादा मायने रख रही हैं इसके लिए, रिगार्डलेस ऑफ द लॉन्ग चेन। जो लॉन्ग चेन है वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो मास इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, टोटल जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उन सबका मास। तो देखो क्योंकि इसमें सिर्फ 3 कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो 7 है और एक OH ग्रुप है, तो इतने का मॉलिक्यूलर मास में जो है वो क्या ऐड हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा कार्बन और उसके साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन। मतलब कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन और उसके ऊपर के 2 हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा है इसमें, इसके कंपैरिजन में। मतलब इतना मास जो है इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा है। तो मास जो है वो बस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करती है। मतलब कि इसमें फिर हमने 5 कार्बन ऐड किया, इसमें फिर CH2 ऐड करेंगे तो ये हेक्स हो जाएगा ना, 6 कार्बन का हो जाएगा, उसमें 6 ऐड करेंगे तो वो सेप्ट हो जाएगा, है ना। उसमें फिर CH2 ऐड करेंगे तो वो ऑक्ट हो जाएगा, इस तरह से। मतलब कि बस मास बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे जो है वो सिर्फ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का इंक्रीज होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ खास चेंज नहीं आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में किसकी वजह से चेंज आता है, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से चेंज आता है, ठीक है। तो जब इस तरह से कोई एक कॉमन ग्रुप हो, ग्रुप्स जिनकी फंक्शनल ग्रुप कॉमन हो, है ना, और उसमें बस जो है वो एक चेन, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जब वो बढ़ते जाए ना नंबर कार्बन और हाइड्रोजन का, तो उसी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे अगर मैं सिंपल बात की जाऊं एल्केन के लिए, एल्केन का मैंने एग्जांपल लिया प्रोपेन, ठीक है। तो 3 कार्बन है, C3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8, है ना। तो देखो प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब n जो है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे डिपेंड करता है एल्केन के लिए, ठीक है। अगर n 1 हुआ, है ना, C1 हुआ, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2n2+2 4, मतलब कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2 4+6, है ना। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन जो है वो 8 हो जाएगा, कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन जो है वो 10 हो जाएगा। तो ये जो है बस क्या बढ़ रहा है, तो बस एक CH2 ग्रुप जो है वो बार बार बढ़ते जा रहा है, एक कार्बन और उस पे 2 हाइड्रोजन जो है वो देखो 4 से 6, 6 से 8 बढ़ते जा रहा है। इधर जो है 1 2 3 4 एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ते जा रहा है। दिस इज अ होमोलोगस सीरीज, होमो और लोगस सीरीज, ठीक है। तो मतलब कि सेम जब फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें जो है एक सेम सिक्वेंशियल जो है वो बढ़ोतरी हो रही है नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन की, उसी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का होमोलोगस सीरीज के लिए वो होता है CnH2n+2। अल्कीन की अगर बात की जाए तो CnH2n होता है सिर्फ, क्यों, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर कार्बन मान लो कि n=2 है ना, तो कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया, इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दो और ये कितना हो जाएगा 2n, मतलब 2 × 2 कितना 4, तो मतलब 1 2 3 4। देखो अपडेट पूरा हो गया कि नहीं, ठीक है। तो जब भी आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए या ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए, तो आप जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद है और n नंबर ऑफ कार्बन मतलब कि पता है, ब्यूट के लिए 4 कार्बन, है ना, पेंट के लिए 5 कार्बन, ऑक्ट के लिए 8 कार्बन, तो जो है आप कितनी भी लंबी जो है स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात। अगर एल्काइन की बात की जाए ट्रिपल बॉन्ड की, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। एग्जांपल देती हूं प्रोपाइन। तो मान लो कि 3 कार्बन है और 1 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो n तो 3 हो गया, तो यहां भी अगर 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 -2 कितना 4, 1 2 3, इसका 4। देखो इस कार्बन के तो 4 पूरे हैं, इसका 3 मतलब 4, सही है हमारा। तो इस तरह से हो गया ये होमोलोगस सीरीज। मान लो अगर अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज निकालनी है, सिंपल अल्कोहल की सिंगल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो यहाँ पे जो है CnH2n, देखो एक हाइड्रोजन हटा के हमने OH ग्रुप लगाया था ना, तो CnH2n+2 है ना, तो 2 ना लिख के यहाँ पे +1 और साथ में OH लिख देंगे,
ठीक है। तो ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। अगर आपको कीटोन की बनानी है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिख देंगे, उसकी होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। तो ये होता है आपका होमोलोगस सीरीज। नॉमेनक्लेचर भी जो है मैंने एक तरह से बता दिया आपको। तो दिस वाज ऑल। ये जो है इस साल आपके बोर्ड में इतना ही आएगा। एक बार इसको आप अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़िएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा अगर आपका कोई भी डाउट है तो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स देसी गर्ल। आप मुझे फेसबुक पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सपना सिंह के नाम से मैं फेसबुक यूज करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कहने की तो बात नहीं है, आपने सब्सक्राइब किया होगा, और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।